चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पीछे के वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है ना। देखिए बात क्या है ना कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे लोगों की नींद खुल रही होगी यार, सो करके उठ रहे होंगे। अच्छा अच्छा यार, पीसीएस दे लेते हैं क्या, 27 अक्टूबर को ही तो है, दे लेने में क्या जा रहा है कि हो, क्या पता हो ही जाए प्रीलिम्स, है ना। पता चला कि व्यवहार बदल जाएगा, बातचीत बंद हो जाएगा, दोस्ती यारी कम हो जाएगी, इधर उधर को सब कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा जानते हैं, करंट अफेयर्स के चक्कर में ना कितने लोग अफेयर्स वगैरह जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगी, पक्का होगा। ये कमीशन ऐसे पेपर ही कराते हैं, इसलिए कमीशन में जाते जाते सबको पता ही है बात भाई कि ठीक है, होना तो कुछ ही लोगों का है, बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं अपना आकर के, जरा आपसे सब्जी वब्जी ले रहे हैं साथ में बैठ करके, पता चला कि जो है पेपर आ गया, पेपर भी दे रहा है ना। तो एक चीज़ है, मजे से पढ़िए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, सच बता रहा हूँ, आप इस अगर हमारी लाइन को अगर आप लिखना चाहें लिख कर रखिएगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे मेरा सिलेक्शन क्यों हो गया, है ना। लेकिन जो आपके स्ट्रगल होते हैं, जो आपका संघर्ष होते हैं, जो आपकी मेहनत होती है ना, वो धीरे धीरे हिडन रूप में काउंट होती है। तो इसलिए एकदम चिल होगा, मस्त होकर पढ़िए, ठीक है। जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा वो भी ठीक है, तुक्का भी मारेंगे, मन करेगा नहीं, मन करेगा नहीं मारेंगे, अटेम्प्ट ठीक है, जो भी है, लेकिन मज़े से पढ़िए, क्योंकि रिग्रेट कभी ना हो ज़िंदगी में, है ना। ये मैं बार बार सबको बोलता हूँ, मतलब पर्सनली बोलता हूँ, जल्दी मतलब कि पब्लिक में नहीं बोलता हूँ ये बात, कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली सिचुएशन आ रहा है, पता चला तड़प रहे हैं अंदर से, तो भाई क्या मतलब फिर आ गया ऐसा ज़िंदगी का, है ना। कि मतलब ऐसा काम कर रहे तड़प रहे हैं, मज़े लीजिए एकदम। अभी देखिए आप देखिए ना, पूरा बने रहिए बस, खाली मतलब सुनते रहिए बस, खाली आपको फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कि कुछ एक बड़ा काम कर रहे हैं, मजे में दोस्ती एक तरफ पढ़ो आराम, भाई क्या दिक्कत है इसमें, कौन सा बहुत बड़ा जो है यस सर नो सर, यस सर आप जो इज्जत हमारी कम कर रहे हैं, हमारी ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं, इस फालतू की बात है, ठीक है ना। एकदम चिल मार के मजे से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा, किसी न किसी का तो हो, किसी न किसी मतलब किसी न किसी बार हो जाएगा, होना तो सभी का है धीरे धीरे कहीं न कहीं। खैर चलते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि मराठा का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, हम कहाँ सुनेंगे मराठा। ये मराठा भाई बचपन से मिल रहे हैं, जो कुछ कक्षा 10 में कक्षा 5 में जो पढ़ा होगा ना, उसको मराठा मिले होंगे कहीं ना कहीं, औरंगजेब मराठा ये सब मिलते रहते हैं वैसे ही। और टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, ज़बरदस्ती का है, मतलब कि उनका अपना इंटरेस्ट रहता है। मराठाओं के 12 किले किलो नहीं है, 12 किलो नहीं है कि सर किलो की जगह कहीं मिस प्रिंटिंग हो गया, 12 किलो आ गया, बच्चा पढ़ रहा है 12 किलो है क्या। मराठा क्या 12 किलो है ना। तो मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ये सब पीछे के न्यूज वन शॉट में पढ़ा दिए हैं, टेंशन मत लीजिए, सुने का देखा होगा ना उसको आसान लगेगा, क्योंकि याद होगा वो उसको न्यूज, बस केवल डिटेल हो रहा है, थोड़ा सा और कुछ नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा और गहराई से जानने का प्रयास किया जा रहा है। मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, पॉइंट बढ़ते हैं। पॉइंट क्या है देखिए, ये भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किले का एक नेटवर्क मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया। अच्छा आपको लगेगा सर, लग रहा है जो सरकार है, ये जो सरकार लग रहा है, सरकार ही नहीं किया ना, क्या लिखा है देखिए, भारत ने, मतलब भारत ने किया है ना, तो मतलब भारत सरकार ने किया। आपको लग रहा सर भारत जो है मराठा सरकार की सपोर्टर समर्थक है, कह रहे भाई भारत के लिए मतलब भारत में जो चीज़ें हैं भारत सबकी बात करेगा, भारत के लिए नहीं किसी एक के। तो यहाँ पर मौका था तो भारत अपना पैर आजमाएगा, हाथ पैर मारेगा कि मिल जाए किस तरीके से, क्योंकि गौरव की बात होती है, देश की गौरव की बात होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या मराठा सैन्य परिदृश्य ध्यान रखिएगा, सॉरी, ठीक है ना, मराठा परिदृश्य। अब ये कौन कौन है जरा इस पर ध्यान देखिएगा। इस नामांकन के 12 घटक महाराष्ट्र पहले से ध्यान रखिए, कहाँ पर बात हो रही है, महाराष्ट्र से जब मराठा का चर्चा हो ना, तो आपको अगर तुक्का भी मारना तो महाराष्ट्र ही सोचिए, मतलब सोच के एक होता है ना कि क्लू मिलता है, ये फीलिंग आती है, तो वही चीज़ कह रहा हूँ। इस नामांकन के 12 घटक महाराष्ट्र, सलहेर, क्या बात है, नाम सुना था कहीं नहीं सुना था, सर अपने गांव का नाम रख लें सलहेर, अरे रख लीजिए साहब सलहेर, खुद ही भूल जाएंगे, पता चला सुबह उठ के मेरे गांव का नाम क्या था, मैंने रखा ही तो था लेकिन मेरे गांव का नाम क्या था, सलहेर था, अच्छा, क्योंकि पता चला कि वो भूल ही गए सब। शिवनेरी, वाह वाह वाह, नाम खुद बस नाम देखिए, सलहेर,
शिवनेरी, लोहागढ़, अच्छा भैया चांदीगढ़ नहीं रख देते लोहागढ़ रख दे। खंडेरी, हाँ खंडेरी। रायगढ़, ओहो हो, कौन राय भाई, कौन रायगढ़ की बात है, बस रायगढ़ ठीक है सर, इतना याद रहेगा। उसके बाद राजगढ़, अच्छा अच्छा, गढ़ तो 3 ठो हैं, कौन अच्छा 3 नहीं 4 हैं, 4 गढ़ हैं देखिए। लोहागढ़, थोड़ा हट मिटा दे इसको ना, हटा दें। कौन कौन से गढ़ हैं सर, देखिए एक है लोहागढ़, अच्छा लोहागढ़ भी है, और कौन सा सर एक रायगढ़ भी है, अच्छा अच्छा रायगढ़ भी है। लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ भी है सर, राजगढ़ आप बोलिएगा मत, अच्छा अच्छा हाँ ये भी याद रखना है, हाँ याद रखिए। उसका प्रतापगढ़ भी है, अच्छा अच्छा, कौन सा प्रताप है, ये राणा प्रताप है क्या, अरे प्रताप है सर, प्रतापगढ़ बस है, और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। 4 तो वैसे याद हो गया भाई, है ना, कितना 4 हो गया ना, गढ़ 4 हैं, बस इतना याद रखिए कि 4 गढ़ हैं सर, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कुछ दुर्ग भी हैं, दुर्ग कौन कौन से हैं, ये देखिए दुर्ग वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन कौन सा दुर्ग है भाई साहब। एक दुर्ग आपका है सुवर्ण दुर्ग, अच्छा अच्छा सर सुवर्ण दुर्ग, चांदी का दुर्ग नहीं कर देंगे सर, लोहा दुर्ग कर देते, क्या दिक्कत है, लोहा गढ़ था तो लोहा दुर्ग भी, नहीं नहीं सुवर्ण। अच्छा स्वर्ण सुवर्ण कुछ सर, ये सर कि नाम कहें कंफ्यूज कर रहे भाई, इतना सोचा मत करिए, जिंदगी है, जिंदगी में बड़े कन्फ्यूजन है, ठीक है, पता नहीं आगे क्या होगा, है ना, हर किसी को कन्फ्यूजन है, हर जगह कन्फ्यूजन में। खैर सुवर्ण दुर्ग, इसको विजय दुर्ग, अच्छा अच्छा, हार दुर्ग कर देता आसान होता याद रखने के लिए, नहीं नहीं सर विजय दुर्ग केवल है। सिंधु दुर्ग, अच्छा अच्छा सिंधु दुर्ग है, 7 तो ऐसे याद हो गया। 4 जो है गढ़ है, 3 ठो दुर्ग है। अब आएगा नहीं आएगा बात अलग है, लेकिन याद रखना चाहिए, अपने देश की बात है, मैंने महत्वपूर्ण जगह है, और ख़ास तौर से यूनेस्को की बात है, तो थोड़ा सा याद रहना चाहिए, है ना। उसके बाद कौन कौन सर, उसके बाद आता है एक तमिलनाडु में जिंजी किला, अरे भैया किला भी है तो जिंजी किला है, सर याद रखिएंगे जिंजी किला। उसके बाद क्या है, पन्हाला, अच्छा पन्हाला। सलहेर, शिवनेरी, खंडेरी ये सलहेर, शिवनेरी, खंडेरी, इनका नाम भाई ने आप अपने घर में रख लीजिए, है ना, 2-4 ठो कार्टून बनाइए, इसका नाम रख लीजिए, ये हम रखेंगे इसको सिलहेर, नहीं सलहेर, सिलहेर नहीं रखेंगे, तो याद हो जाएगा। शिव, शिव भगवान से याद कर लीजिए कि चलो अच्छा वहाँ पे भी शिवनेरी, हाँ बस वैसे ही याद रहेंगे। खंडेरी तो बात ही खत्म, खंडहर लग ही रहा है तो नाम से ही लग रहा है, खंडेरी अगर आ जाए तो हाँ भाई, लेकिन पेपर में अगर आ जाती है मत समझिएगा ये खंडेरी कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। अपने से ऑप्शन ना बनाइएगा, तो उम्मीद है आपको सारी बातें एक बार ऑप्शन में आएगा, आप क्लिक कर जाएंगे, हाँ ये चीज़ पढ़ा है कहीं, हल्का हल्का पढ़ा है, कोई बताया था मुझे, लेकिन पता नहीं कौन बताया था, ये तो नहीं पता कि बताया था कोई, ऐसा फीलिंग आएगा आपको, जरूर आएगा फीलिंग, बता रहा हूँ मैं आपको। असाधारण दुर्ग, है ना। अच्छा इसके बाद अब थोड़ा सा ये देखिए क्या क्या पॉइंट इन्होंने लिखा है। मराठा सैन्य परिदृश्य जो 17वीं और 19वीं शताब्दी, 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ, मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन मतलब एक तरीके से बता रहे हैं कुछ ज्ञान की बातें। उसके बाद किले का यह असाधारण नेटवर्क पदानुक्रम, पैमाने और टाइपोलॉजिकल विशेषताओं में भिन्न भारतीय प्रायद्वीप में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाटों के लिए एक विशिष्ट परिदृश्य इलाके और भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम। अच्छा इतना लंबा लिख दो भाई, हम कैसे पढ़ेंगे, चलो ठीक है हमको पढ़ाना भाई बोल दे रहे हैं। अब जो बेचारे नए हैं, जो जिनका मतलब कि एक लाइन नहीं पढ़ने का मन करता, वो इतना लंबा काहे पढ़ेंगे, है ना। खैर अगर आपको देखना है भौगोलिक विशेषताओं के बारे में तो आप देख लीजिए, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, कोंकण तट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, है ना, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, कौन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, सर ये कोई मंत्रालय है क्या, हाँ मंत्रालय, और क्या, हम तो सर सोच रहे थे संस्कृत कोई विषय है संस्कृत पढ़ेंगे अब, संस्कृत तो नहीं लिखा है, ये संस्कृति लिखा है, अच्छा सर ये भी विषय होता है, हाँ विषय होता है, लेकिन मंत्रालय भी याद रखिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 29 जनवरी 2024 को एक बयान में कहा कि ये किले विविध भौगोलिक और भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तृत है और इनका मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, मंत्रालय ने कह दिया है, मतलब बड़ी बात है। बड़ी बात क्या सर, पेपर में आ जाए तो बड़ी बात है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि महाराष्ट्र में 390 से अधिक के किले हैं, जिनमें से केवल 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुना गया। वाह 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 वाह, 390, क्या खुशनसीबी है, 12 को मिले हैं, है ना, मराठा सैन्य परिदृश्य चुना गया।
इनमें से 8 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, जबकि 4 महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय। ये थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हाँ 12 हैं, 12 में से जो 4 हैं ये कहाँ पर हैं, तो सर चार चार क्या गए 12 कर लेता, दिक्कत था क्या, पैसा कम हो गया था क्या, मतलब पैसा कम हो गया इसका थोड़ा। तो इन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 8 भाई संरक्षित कर लिए, ज़्यादा किए हैं भाई इन्होंने, ऐसा नहीं कि 1-2 कर लिए हैं और बाकी दे दिए लो भैया तुम ही अपना संरक्षण करो, ऐसा नहीं किए हैं ना, तो अच्छा काम है। याद रखिए, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, 12 में से 8 कहाँ गए 4 कहाँ गए ये याद रहना चाहिए, है ना। पता चला सर 12 एक ही जगह गए, फिर तो भैया बातें लगे। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मराठा, बस ये पता होना चाहिए, इतिहास की बात है यार, अगर आपको इतिहास की बात नहीं पता फिर कैसे बात बनेगी, बात बननी चाहिए, और बात कैसे बनेगी जब इतिहास की बात है। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी, सर ये कौन शताब्दी है, अरे भैया 17वीं शताब्दी नहीं सुने हैं, जिंदगी में नहीं सुने हैं, 17वीं, अरे इस उम्र में कौन पढ़ रहा है सर अगर मेरा उम्र होता 17 साल में याद कर लेता याद कर लेता मराठा को, अच्छा मतलब अगर 17 साल इसका उम्र नहीं हो या नहीं याद करेगा, याद कर लीजिए। 17वीं शताब्दी के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 1670वीं ईस्वी में हुई और बाद के नियमों के माध्यम से 1818वीं ईस्वी तक पेशवा शासन तक जारी रही। बस इतिहास पढ़े होंगे तो पता ही होगा, नहीं तो रिलेट ही नहीं होगा, यस इतिहास में है हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो भाई फिर तो बात अलग है ना। जाकर अब जो है आप फिल्म देखिए, मूवी है ना, कि अब हम इतिहास का, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ेंगे नहीं, सोच अभी कैसे पूछो कि भाई ये मूवी क्यों देख रहे हैं, अरे थोड़ा सा इससे ना इतिहास ज्ञान पता चलता है, भाई किताब में नहीं मिलेगा ज्ञान, वो मिलेगा सर हमको मूवी से मिलेगा तो मतलब सारी की सारी प्रवचन जो है वो मूवी से सीखेंगे, ये नहीं सीधे बोल रहा भाई कि मतलब कि अच्छा लग रहा देखने, मजा आ रहा देखने में, ये नहीं बताएगा सर इतिहास से ज्ञान मिल जाए, कुछ विज्ञान की बात हो जाएगी, अच्छा ठीक है कर लो भाई विज्ञान की बात। मंत्रालय के अनुसार इन 12 किलो का नामांकन मंत्रालय के अनुसार इन 12 किलो का नामांकन सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में की पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, मजाक में इंपॉर्टेंट बात ये है कि सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं दोस्त। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। पॉइंट कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 42, 2 दूना 4, अच्छा पहाड़ा है 2 दूना 4 है ना, बस याद रखिएगा 42, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल है। ये शायद हम पीछे डिस्कस किए भी हैं, जो देखे होंगे उनको पता होगा ये बात। अच्छा पीछे डिस्कस किए, नहीं डिस्कस करोगे क्या भाई? करेंगे, कर रहे हैं। 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल, जोड़िए कितना हुआ, कितना बताएं भाई, क्या बोले, वर्तमान में 42 हैं विश्व धरोहर स्थल, जिसमें 34 ये हो गए, 7 ये हो गए, कितना हुए 34 और 7 41, अच्छा 41 सर हमको जोड़ना आता है, ठीक बात, फिर जोड़ के रखे रहिएगा। और एक जो है मिश्रित स्थल है, 3 कैटेगरी, मतलब आपको दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, याद रहना चाहिए, है ना। 42 विश्व धरोहर स्थल में ऐसी कैटेगराइजेशन है। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र में विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित 6ठी सांस्कृतिक संपत्ति है। अच्छा भाई साहब, और इससे पहले 2021 में विश्व विरासत स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। बस खत्म हो गया एक आर्टिकल। अब उसके बाद दूसरी आर्टिकल शुरू करते हैं। वाह 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 वाह, ये आर्टिकल देखिए भाई साहब, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई, देखिए, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा, अच्छा फारसी नई भाषा, भाई साहब नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। एक कहावत हमने पढ़ा था, सुना था, किसी ने सुनाया था शायद मोबाइल पे, अच्छा मोबाइल सुना, सर मोबाइल कहावत सुनते हैं क्या है ना, क्या सुनता है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, ऐसा सुना ना, मतलब कि फारसी कोई पढ़ने के बाद जो है मतलब उसको रोजगार नहीं मिल रहा, मतलब इस कहावत टाइप का ना। तो आज जो है फारसी भाषा को जो है नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे, ये इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाला भी डिस्कस किया आर्टिकल ना मराठा वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट। और आपको ये बता दूं, जो लोग अगर कोई यूपीएससी वाला गलती से देख रहा है इस चीज़ को ना, तो यूपीएससी वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन यूपीएससी में बन सकता है, तैयार रहिएगा इसके लिए। ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रहिए, क्यों, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ये। अच्छा सर इतनी बड़ी बात हम पढ़ रहे हैं, हाँ भाई जाकर देख लीजिए, अगर न विश्वास हो 2025 का पेपर चाहे उठा के देख लीजिए, प्रीलिम्स का, चाहे 2024 जो हो रहा है अभी मेंस, उसमें जाकर देख लीजिए, कहीं कहीं झटका देगा एक बार।
अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। चलिए सर आगे चलते हैं। 15 जनवरी 2024 को, 15 जनवरी 2024 क्या, तेहरान, क्या सर तेहरान क्या है, तेहरान सर, तेरहान सर तेरह सर जानते हैं, तेरहान हो सकता, अच्छा कितने लोग तो तेरहान ही पढ़ेंगे इसको, तेहरान नहीं पढ़ पाएंगे ना, हर कोई हिंदी थोड़े पढ़ लेगा, सब इंग्लिश वाले हैं। इंग्लिश देखो एक इज्जत बचाइए, कुछ नहीं होता है। मुझे इंग्लिश वाला कहेंगे मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, और हिंदी वाले कहेंगे मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती। तो सच बात ये दोनों किसी को नहीं कोई कुछ आती है आती है केवल मिश्रित, कि हिंदी भी आएगी थोड़ा, इंग्लिश भी आएगी थोड़ा। खैर 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अपने विदेश मंत्री का नाम याद होना चाहिए, ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को नव शास्त्रीय भाषाओं में एक रूप में शामिल किया जाएगा। कहाँ पर कहा, तेहरान में, ध्यान रखिएगा। पता चला वही नहीं समझ में आएगा ना, लगेगा कि कहीं सर फारस की खाड़ी उधर कहीं नहीं चलेगा क्या, यूएई बहुत चर्चा में था, वहाँ पे तो नहीं कह दिएगा हमारे विदेश मंत्री जाकर के। हाँ तो फिर ऐसे करंट अफेयर सस्पेंस में चले तो फिर तो बात अलग है, पता चला सरप्राइज दे रहे हैं हम जाकर के पेपर में है ना, उल्टा आंसर मार मार के आएंगे। चलिए, फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है, ध्यान रखिएगा। फारसी भाषा के बारे में अगर बात करें तो फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से, ध्यान ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती। कहाँ पर, ईरान में, ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोले। अच्छा, ईरान में रहने वाले फारसी लोग, तो फारसी लोग कौन सी भाषा बोलेंगे सर, वो इंग्लिश बोलेंगे। अच्छा अच्छा, जब उनका नाम फारसी फारसी बोलेंगे ना, वैसे याद रखिए। अब सवाल ये है कि फारसी लोग हैं कहाँ पर, ईरान में बात हो रही है, ईरान में है। हाँ ये याद रखने की बात है कि ईरान में जब फारसी, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वैसे याद रखिए, कुछ नहीं करना है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना। अच्छा अच्छा, गहरा संबंध बनाने के लिए जो है, मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देंगे, क्या बात है, हमारी सरकार मजाक बात थोड़े है, संबंध अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब जो बच्चे हैं वो भी गलत नहीं करते, जो संबंध बनाते हैं अपना बढ़िया, जो है कि दोस्ती यारी में जो है, किसी को जो है जा कर के घर पर छोड़ के आ रहे हैं, किसी को जा कर के ट्रेन बैठा के आ रहे हैं, भले टिकट नहीं लिए, टिकट के चक्कर में पिटाए, उसके बाद जेल में गए, जेल वाले झूठ बोल रहे हैं, ढुबक ढुबक आंसू बहाकर है ना। खैर देखो यही चीज़ है, मज़ा लेते रहो और कुछ नहीं, पढ़ाई मज़ा होनी चाहिए, टेंशन नहीं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं क्या है, भारत की, ये वाला पॉइंट हो गया ना। हाँ, अब बात करते हैं भारत की शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना। इसमें क्या है, ऐसी भाषा, शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष हुआ हुआ, ये नाम याद रखिए। 1500 से, ये नाम कह रहा हूँ, ईयर कह रहा हूँ, ईयर याद करिए। 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास। सर इतना इतिहास रहेगा तब कोई भाषा रहेगी? नहीं नहीं, केवल 10 दिन में पता चला हम एक भाषा खोज दी अपने से ही। कौन सी भाषा सर खोज दिए? कोई भी मधुमक्खी भाषा खोज कोई भी मधुमक्खी भाषा खोज, सर इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अच्छा अच्छा, फिर तो भाई 140 करोड़ लोग हैं, फिर सबके सबको जो है भाषा अलग अलग हो जाएगी, है ना। बस वैसे याद रखिए, शास्त्रीय भाषा जो है 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो इसका। 1500 से 2000, कान में याद, दिमाग में याद रखिएगा, मेमोरी में। हालांकि मेमोरी किसी के पास होती नहीं। ऐसा सर मेरे पास बेइज्जती कर रहे हैं क्या, मेरे पास मेमोरी है खैर कोई नहीं, ये सब बातें अलग है। 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो और उसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया जाता हो। याद रखिएगा, साहित्य ग्रंथ मतलब किताब उताब कुछ लिखा गया हो उसके नाम से, कि पता चला कि किताब का कुछ है ही नहीं उसका प्रमाण, बस को अपने से सिद्ध कर रहे हैं, धारणा दे जाकर के। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, अच्छा अच्छा, शास्त्रीय भाषा, फिर तो भाई सबको मिलने लगे ऐसे। आगे चलते हैं। संविधान के अनुसूची 8 में, संविधान में सर अनुसूची भी है क्या? हाँ, कितनी अनुसूची है ये सब जाने दीजिए। कौन सी अनुसूची की बात कर रहे हैं? अच्छा, अनुसूची 8 की बात हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान की अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को, 6 सुने हैं ना, रोहित शर्मा छक्का मारा था, बस उतना याद रखें और कुछ नहीं करना है। अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सबसे पहला तमिल, मतलब कुछ ज़्यादा उनकी भाषा, मतलब कि सबसे पहले, मतलब भाई अगर शास्त्रीय भाषा सब बनाई गई, सबसे पहले भाषा का दर्जा दिया गया, इसका मतलब उसको ज़्यादा इज्जत मिलना चाहिए ना। तमिल को किसको इज्जत मिलेगा? तमिल को नहीं सर, हमको इज्जत मिलेगा, हम जो है अलग वाले भाषा हैं। अच्छा अच्छा, जिसको शास्त्रीय दर्जा मिलेगा उसी को इज्जत दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, टैलेंटेड लोगों को।
नहीं मतलब हंसी मजाक बात है, मतलब याद रखिए और कुछ नहीं करना है। 2004 में तमिल भाषा को जो है सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा, तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत और श्रीलंका में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिण भारत और श्रीलंका में। नहीं नहीं सर, हमारे पड़ोसी भी बोलते हैं तमिल। अच्छा अच्छा, तमिल बोलते हैं, जाकर पूछो किस तुम कौन सा तमिल बोलते हैं भाई। सर मैं भोजपुरी तमिल बोलता भोजपुरी तमिल कौन सी तमिल होती है भाई? देसी तमिल। अच्छा ऐसा बोल, देसी इंग्लिश बोलते हैं, देसी तमिल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये देसी वाला शब्द ना बहुत ज़्यादा फेमस है। खैर, बाद में 2005 में संस्कृत भाषा को, 2005 में किसको? संस्कृत भाषा को इज्जत मिला, याद रखिएगा। 2004 में किसको था? तमिल। 2005 में संस्कृत भाषा को। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को। कन्नड़ और तेलुगु याद रखिए कब? 2008 में, 3 साल बाद, 1 साल बाद फिर 3 साल बाद। अच्छा अच्छा, मतलब गैप ज़्यादा हो गया ना। को 2013 में मलयालम भाषा को। 2013 में किसको? 2013 में मलयालम भाषा। सर मलयालम कोई भाषा होता है क्या? कितना लोग नहीं पता, भाषा भी होता है मलयालम भाई। कौन बोलता है सर? बोलते होंगे, कोई ना कोई बोलता ही होगा ना मलयालम। आप जाकर सीख लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, देखिए थोड़ा सा। 2013 में किसको? मलयालम भाषा को। 2014 में किसको? उड़िया। ये कौन सा भाषा सर? उड़िया, उड़ गया उड़िया भाषा होता है, ठीक है। उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। याद रहे, कुछ और नहीं करना ही, बस याद रहना चाहिए कि 2005 में संस्कृत भाषा, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को, 2014 में उड़िया भाषा को। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत हो गया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा क्या क्या? पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है। पाली आपने सुना होगा, ये सब किसके समय की बात है? ये सब गौतम बुद्ध और जैन की बात है ना। यही तो महावीर जैन और गौतम बुद्ध से चल रहा था, प्राकृत भाषा, पाली भाषा। और फारसी तो आप जान रहे हैं, मुगल वगैरह जो बोलते थे, है ना। ये सब पता ही होगा आपको। चलिए, अब एक नया शुरू होगा, नया आर्टिकल। उम्मीद है कि आपको सुनने के बाद ना चीज़ें कुछ याद रहें। बस मैं कह रहा हूँ, अगर मैं 100% बोल रहा हूँ ना, आपको अगर 20% भी, सच बता रहा हूँ, याद रहेगा ना, मेरा पढ़ाना धन्य है। 20 नहीं, आप 15%, मतलब 10% ही याद कर लीजिए, धन्य है। अरे भाई कुछ तो दे रहा हूँ, क्या चाहिए और? है बच्चे की जान चाहिए क्या? नहीं सर, जान नहीं चाहिए, बस हृदय चाहिए, हृदय। अरे भैया एक ही हृदय है, कहाँ कहाँ जाएगा। खैर, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन, ये कौन सा सर है? बोइंग इंडिया, बोइंग इंडिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी इंग है, यहाँ पर इंडिया शुरू है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग, ये भी इन से शुरू है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग, अच्छा लग रहा है। एंड, ये भी देखो अंक मात्रा शुरू है, एंड। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं। बोलने बड़ा मेहनत लगता है ना, अरे ऐसे थोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में, बेंगलुरु कहाँ पे है भाई? बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में, ध्यान रखिए। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु के बी मोरनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। किसका? बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है। कितने में? 43 एकड़ फैला है। और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई। कितना? 1600 करोड़ रुपए की लागत आई। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का एक बड़ा निवेश है। बस इतना याद रखिएगा। वैसे याद तो कुछ नहीं रहेगा, याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं रहेगा। इतना याद करने वाले होते तो फिर क्या है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, हवाई जहाज बनेगा भाई साहब। फिर उसके बाद लेके चलेंगे, कहाँ चलेंगे सर? बेंगलुरु और चेन्नई में बोइंग के इंजीनियरिंग केंद्र वर्तमान और भविष्य के विमानन कार्यक्रमों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले 6000 इंजीनियरों को रोजगार देते हैं। अच्छा अच्छा, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस वैसे सुने रहिए, प्रवचन सुने रहिए, वैसे ही काम भर का। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, मजाक मजाक में बड़ी बात, क्या
बोइंग सुकन्या, सुकन्या, कन्या, कुकन्या भी होता है क्या सर? नहीं नहीं, सुकन्या होता है, कन्या सुकन्या, अच्छा इज्जत वाली बात, बस हो गया। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, असल बात है ना, जब आप क्वेश्चन में ये बात आएगी ना बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, तो आपको लगेगा यार बोइंग तो हम तो जान रहे थे हवाई जहाज वाला, सुकन्या बीच में कहाँ से आ गया, ये आपको डाउट में डाल देगा, इसलिए कह रहा हूँ। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका जिसका क्या, जिसका मुझे था इंतजार, अच्छा जिस उद्देश्य देश में बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना, मतलब समझ गए ना। सुकन्या, जब बोइंग सुकन्या आ गया तो इसका मतलब कि सुकन्या आ गया तो लड़की का मामला आ जाएगा, लड़कियों को बढ़ावा देने की बात होगी। लड़कों को हटाओ पीछे, ये खाली जो है इनको कुछ आना नहीं जाना है, खाली बस बकैती करो न पढ़ना न पढ़ना। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, अच्छा इसके बारे में पूछे क्या, देखिएगा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर से लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना है। सुकन्या कार्यक्रम में याद रखिएगा, यह कार्यक्रम पूरे भारत में लड़कियों और महिलाओं को, इसका मतलब समझ, लड़की और महिला में अंतर होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं लड़की मतलब महिला ही बोल रहा था, अच्छा नहीं, मैं महिला का मतलब लड़की ही बोल रहा, अच्छा वो कुछ भी बोल दोगे, याद रखिएगा। यह कार्यक्रम पूरे भारत में लड़की और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, क्या STEM, स्टेम है ना, यही तो है ना, STEM क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। मतलब यहाँ हम पढ़ा रहे हैं बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, है ना, कि मतलब लड़कियों को जो है अच्छा खासा सब कुछ मिले। लड़कियाँ जा कर के जो है कुछ कार्टून अलग कर रही हैं, वो पढ़ना नहीं है, वो पढ़ने आएंगे घर में तो पढ़ने के बाद बजाय जो है सर मैं गाना गाऊँ क्या है ना, पढ़ना नहीं है। ठीक है, मेहनत कर कोई कर रहा है तो उसको फ़ायदा उठाइए और कुछ नहीं करना है ना। कोई भी मेहनत कर रहा है, अब सरकार इतना प्रयास कर रही है तो फ़ायदा उठाइए, सिंपल सी बात है। युवा लड़कियों के लिए कार्यक्रम STEM करियर में रुचि जागृत करने में मदद करने के लिए 150 नियोजित स्थानों पर STEM प्रयोगशालाएं बनाएगा। यह उन महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा जो पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। क्या बात है, बनो जहाज उड़ा के उस घर पे ज़रूर उस घर का टावर गिराना जिसने जो है परेशान किया हो पढ़ाई में, जाकर हर मतलब उनके ऊपर घर पे ही मडराना, उसी पे अपना जो है कि गाड़ी नहीं है, पायलट बनने के चलाएंगे भाई, कुछ तो चलाएंगे सर। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, जो दुनिया भर में हवाई जहाज चलाएंगे ना, एयर रोटर क्राफ्ट, अच्छा ये भी चलाना पड़ेगा, रॉकेट है, ये तो रॉकेट है, उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। बस इतना थोड़ा सा जो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एक नया पॉइंट, ये क्या है, कितना टाइम क्या हुआ, अच्छा भी है कुछ टाइम। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, उच्च शिक्षा पर मतलब उच्च से समझता ना, उस पर जो है अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इसके बारे में थोड़ा 2021-22 का जो है कुछ कहानी है, सुना देते हैं आपको। सुन लो मेरे भाई, सुन लो थोड़ा सा, क्या पता 1-2 क्वेश्चन ही गेम बदल दे। कहते ना कि क्रिकेट में क्या होता है कि 1-2 रन खेल बदलता है दोस्त, वही अगर वहाँ पर एग्जाम में आपका 1-2 क्वेश्चन बस ऐसे ही इधर सही हो जाए, बस खाली खेल बदल गया। शिक्षा मंत्रालय, कहानी यहाँ पे, शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ऐसे देखिए क्या लिखा है, ऐसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अच्छा भाई ये देखो ये मिस प्रिंटिंग कर दिया भाई ने, है ना, तो बस वैसे अपना ध्यान रखिए ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अखिल नई शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण जनवरी 2024 में जारी किया, जिसमें भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया। ठीक बात है ना। ऐसे का आयोजन 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है, 2011 से, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा याद रखिए, 2011 शुरू हुआ है। बाकी ये आंकड़े हैं, आंकड़े आपको मन करे पढ़ लीजिएगा और नहीं मन करे मत पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है, हर चीज़ पढ़ना ये क्या, ठीक है। ये शायद ये आर्टिकल पूरा आंकड़ा पे ही है ना, अब इस पर सुनाएंगे कहानी, फिर PhD वगैरह ये सब तो मेंस के लिए है ना, ये खास तौर से मेंस में आपको इसका यूज जो है
बढ़िया करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आप अपने से देख लीजिएगा, अगर आपको मन करे, इज्जत की बात आए तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये देखिए, जैसे कुछ नहीं, नहीं ठीक है। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन, इसमें क्या है जरा ये देखते हैं। ये वाला पॉइंट कि 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक के रूप में भी माना जाता है, जो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु। सबसे लंबा सेतु कौन सा है? अभी छोटे बच्चे कुछ नहीं, छोटे बच्चे 2-4 क्वेश्चन रट लेंगे, फिर कहेंगे मुझसे पूछो, और पूछे टप बताएंगे, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, फिर बताएंगे ओ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, अच्छा ठीक है। तो वैसे ही जो अटल सेतु न्हावा सेवा सी लिंक के रूप में भी माना जाता है, जो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु। अब समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु कौन सा हो गया? तो अटल सेतु याद रखिए चीज़ है ना, अटल सेतु न्हावा शेवा। ये न्हावा शेवा जोड़ना जरूरी था सर, टफ बनाएंगे पेपर, ये मतलब नाम ऐसा देंगे ताकि याद ना कर पाए कोई। अच्छा ये साजिश लग रहा है कि बच्चों को पढ़ने को ना मिले, अरे बच्चे पढ़े तो भूल जाएं बस किसी तरह से। ऐसा लगता है ना जो काम करने वाले हैं वो भी जो है ना नाम ऐसा रखते हैं ताकि याद ही ना रहे किसी को, है ना। सिंपल नाम रखना चाहिए ताकि ऐसे, ताकि पढ़ना ही ना पड़े। खैर उसके बाद क्या आता है ये देखिए, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला पॉइंट याद रखिए, किसको जोड़ेगा? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। विशाल समुद्री पुल, बहुत बड़ा। उसके बाद क्या है, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य सेवरी और चिरले, क्या भाई साहब सेवरी, सबरी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, सेवरी जगह का नाम होगा, और चिरले क्या नाम रखा है, सेवरी चिरले, है ना, के मध्य यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी। अच्छा तो ठीक बात है, तो सही बात है, क्रांतिकारी बदलाव लाओ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेवरी और चिरले ये थोड़ा सा कहेगा सर आपको पता नहीं, इसका मतलब किसी को नहीं पता, हम तो रटे बैठे हैं, हम तो गए भी हैं, घूमे भी हैं वहाँ पर, हैं छोला भटूरा भी खाए, नहीं मिला था क्या करें, दूसरे छीन के खा लिए। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे पॉइंट अटल सेतु साहब भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्र पुल भी है। पुल क्या होता है सर? पुल मतलब खींचना है तो इंग्लिश है, नहीं भाई ये पुल अलग है, ये ब्रिज वाला है। क्या बात सर, मज़ा आ गया। मज़ा के लिए तो भाई इसके लिए ऐसे रातों रात कुछ नहीं होती। ठीक है आगे देखिए, मुंबई में बने बांद्रा वर्ली सी लिंक की तुलना में हार्बर लिंक की लंबाई 4 गुना अधिक है। यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में न्हावा शेवा पर समाप्त होता। अच्छा न्हावा शेवा पर समाप्त होता, हाँ कहाँ? यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में, रायगढ़ चर्चा में भी था, अभी बताया पहले वाले में ना, बताया सर भूल गए हम। अच्छा धीरे भूल जाओगे फिर कैसे काम चलेगा भाई। कि उरण तालुका में न्हावा शेवा पर समाप्त हो। न्हावा शेवा कहाँ पर है सर? ये तो लग रहा है कहीं और जगह है। कहाँ पर ये? मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र है ना। उसके बाद ये पैसे से बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है पैसे से बात तो कुछ मिलने वाला था नहीं, क्या मतलब। इन परियोजनाओं को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया। क्या बात है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है पैसा दे रहा है, ठीक है आप मत समझिएगा ये अपने से कर रहे हैं, नहीं पैसा मिल रहा है, फंडिंग हो रही है, देखो वित्त पोषित। सर पैसा मिलता हम भी कुछ कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, पैसा मिलने से थोड़ा कुछ हो जाता है क्या। फिर से इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो कुल लागत का 80% भाग कवर करती है, जबकि शेष राशि राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य साझा किया था। ठीक बात है, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस हार्बर लिंक में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार किया गया है। याद रहे पेपर में आएगा तो भूल जाएगा कि ये जो है रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक पहली बार यूज किया गया भारत में। हाँ, जो ढेर बिछाने हेतु एक नवीनतम तकनीक है। ढेर क्या बिछाने वाला? ढेर समझ रहे हैं ना? नहीं सर ढेर हम नहीं जानते।
ढेर नींव बिछाने हेतु एक नवीनतम तकनीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। कौन सा? रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीकी। सर ये कौन सा तकनीक है? बड़ा टेंशन वाली बात है सर, बहुत सर दर्द कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा सर? क्या होगा क्या ना, देखेंगे तो हम जाकर पेपर में जाइए आराम से, इधर देखिएगा, कोई इधर देख रहा है, टीचर देख के मजा ले रहा है, टीचर को भी नहीं समझ में आ रहा है टीचर भी देख के मजा लेता है। यह हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ओपन रोड टोलिंग ORT पद्धति अपनाने वाली, ORT नया चीज़ आ गया, ORT पद्धति अपनाने वाले देश की पहली परियोजना बन गई। यार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब ये पेपर, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हार्बर लिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 2-3 चीज़ नई चीज़ें हो गई, ठीक है ना। आप इसको जो मेंस के लिए भी तैयार रखिएगा, UPSC वाले तैयार रहिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, क्योंकि कई चीज़ दिख रहा है ना। पुल में आर्थोट्रॉपिक स्टील डेक की सुविधा, देखो ये भी नया टर्म आ गया, आर्थोट्रॉपिक स्टील डेक। अभी यही से पेपर प्रीलिम्स बना दिया जाए कि अभी हाल ही में चर्चाओं में था आर्थोट्रॉपिक स्टील डेक की सुविधा क्या है, तो यहीं से आपको एक क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो थोड़ा सा जो है इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इधर कुछ है क्या, थोड़ा सा कुछ पॉइंट है। जो भारत में पहली बार पुल को व्यापक स्पैन प्रदान करेगा, देखिए कितनी बार जो है कई चीज़ें नई हुई हैं, तो आपको ये आर्टिकल जो हार्बर लिंक वाला है ना, बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पेपर के टाइम जाते समय कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रखिए, तो उसको जरूर पढ़ जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। वैसे थोड़ा 150 क्वेश्चन उसको जगह नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसलिए 150 क्वेश्चन रखा गया कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कम से कम उसको जगह मिल जाए। पुल में भूकंप प्रतिरोध तकनीक शामिल है, जो इससे 6.5 रिक्टर तीव्रता वाले भूकंप को सहन करने में सक्षम होना था। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए कि पुल में नाइस बैरियर का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा नाइस बैरियर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीधे पूछ लेगा कि नाइस बैरियर हाल ही में चर्चाओं में था, क्या है। अब नाइस बैरियर सुना ही नहीं है। साथ ही इसमें साइलेंसर भी लगा है, साइलेंसर समझते हैं ना, हाँ भी लगा, जो ध्वनि को क्या करता है, कम कर देता है, साइलेंसर भी लगा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइंस टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि करंट अफेयर्स में। इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल था। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन बना हुआ है? हजारिका पुल, डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल, डॉक्टर भूपेन। ये मतलब पूरा आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जी। इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, चलो 2-4 ये करके काम चला लेंगे, काम चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद जो है कितना बचा हुआ है अभी, टाइम कितना, 37 मिनट हो गया। चलिए आज के इतना रखते हैं, फिर आज देखते हैं कितना बचा हुआ है। थोड़ा सा ये लाइए इसको चर्चा कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2000 रिपोर्ट, अरे भाई साहब पहले तो यही ध्यान रखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जारी किसने किया है। सबसे बड़ी बात यह है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट में 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, जारी किसने किया है, कब? 11 जनवरी 2024 को, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर तो पिछली बार जो लोग पढ़े होंगे, उसके पहले जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि श्रेणी मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस वर्ष इंदौर के साथ सूरत भी शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। बाकी ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, इंदौर है, सूरत है, देख ही रहे हैं दोनों को। अच्छा, दोनों को रैंक 1 मिला है, दोनों को रैंक 1 मिला भाई, नंबर भी सेम है, देख लीजिए, है ना, दोनों को रैंक 1 मिला है और नंबर भी सेम है, स्कोर भाई साहब याद रखिएगा, रैंक भी दोनों के सेम है, ये भी ध्यान रखिएगा। रैंक देखिए ये भी सेम है, तो ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंदौर और सूरत पता चला, ये भी भूल गए उसके बाद क्या आता है, उसको सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार। अरे भैया, किसको सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दे सकते हैं सर? हमको लग रहा है मैं ही जाके स्वच्छ सफाई करूं, फिर से रैंकिंग दे दूं है ना, तो कुछ नहीं होता भाई, जो करने वाले ही कर चुके होते हैं। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। राष्ट्र का क्या, महाराष्ट्र लगा, महा लगा दे रहा, महाराष्ट्र,
याद रखिए सबसे साफ भी है ना। अच्छा कुछ उससे दिल्ली होगा सर, हाँ दिल्ली दिल्ली भाई अलग ही दुनिया की है। यहाँ ये सब जो है आप देख लीजिएगा आंकड़े वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को, किसको, चंडीगढ़ मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला। अच्छा चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसको मिला, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पे सर, महाराष्ट्र में। अच्छा महाराष्ट्र चंडीगढ़ है पता चला कि जो सब पढ़े जा रहे हैं उल्टा पलटा। चंडीगढ़ पंजाब है, चंडीगढ़ पंजाब में है। खूब अच्छे से भाई साहब एकदम ध्यान रखिएगा, पता चला सब खत्म हो जाएगा ना तो। उसके बाद क्या है, वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान। क्या बात है, गंगा शहर स्वच्छ, वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर। अच्छा कुछ लोग लग रहे हैं कुछ और जगह सोच रहे हैं, भाई सोचेंगे कुछ नहीं होने वाला, याद रखिएगा है ना। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा, वो नोएडा कहाँ पर सर, अमेरिका में। अच्छा अच्छा अमेरिका में नोएडा है नोएडा देख लीजिए है ना, को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मान किया। 5 स्टार, क्या बात है। चलो भाई नोएडा नाम किया है अपना, बनाया हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन। अच्छा अच्छा, जिसका शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। गीत है, अच्छा गीत है सर। सर सिंग बनाने वाले कैसे लोग हैं, मतलब मज़ा नहीं आ रहा गीत सुन के, अरे मज़ा थोड़ी लेना है। नया संकल्प नया प्रकल्प याद रखिए, और कुछ करना नहीं है, नया संकल्प नया प्रकल्प। इसे आवाज़ प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने दी। इनको तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं इनको नहीं जाने तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद आते हैं भाई साहब, ये कौन सा, एक पहला भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लेकिन आप इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आज के लिए ये सब समझ में आया होगा। एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।